हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। और दोस्तों, स्वागत है श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरआरबी जेई का। तो जो विद्यार्थी आरआरबी जेई में अच्छी खासी पोस्ट है और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स या बीटेक होल्डर्स, उनके लिए 29 जुलाई से 7 बजे और शाम को 4 बजे एक बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें किसके बारे में, एएलपी के बारे में या टेक्नीशियन एनटीपीसी के बारे में, तो इनका भी एक बैच 29 को सुबह 7 बजे और 4 बजे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, फाउंडेशन अगर बैच की बात करें तो 4 बजे वाला जो बैच है, 4 बजे वाले बैच की अगर मैं बात करूं तो ये वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है, बुधवार से। अभी रिसेंटली जो बुधवार आ रहा है इससे स्टार्ट हो रहा है ये 4 बजे वाला बैच। 4 PM इसका टाइमिंग रहेगा। तो जो विद्यार्थी फाउंडेशन बैच, एएलपी या रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन आप लोगों का होता है तो शाम को 4 बजे वाला बैच ज्वाइन कर सकता है। और सुबह मॉर्निंग में अगर बात करते हैं तो सुबह 7 बजे बैच स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से ये जो शाम को बैच है आप लोगों का, ये भी बुधवार से ही स्टार्ट होगा। ये भी बुधवार से ही स्टार्ट होगा। तो बुधवार को जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो है आप लोगों का शाम को 4 बजे, और सुबह 7 बजे जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये है मंडे को। तो जो मंडे को बैच स्टार्ट हो रहा है वो सुबह ज्वाइन करना चाहते हैं वो 29 को आए। देन अगर शाम को बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वेडनेसडे से आके सेमिनार ले सकते हैं। अगर किसी को शिफ्ट होना है तो बाद में सुबह वाले बैच में भी शिफ्ट हो सकते हैं विद्यार्थियों। जनरल साइंस का हम लोग लेकर चल रहे थे आप लोगों के सामने, और मैंने सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकल आप लोगों को सामने पढ़ा दिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरल साइंस के तौर पर मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली टेक्निकल वाले, लोको पायलट वाले बच्चे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी खासकर इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ लेते हैं पहले से ही। लेकिन आज जो स्टार्ट करने वाला हूं मैं, आने वाले 15 डेज, 15 दिन के अंदर जितने भी न्यू में हमारे आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसमें दूंगा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आने वाले 15 दिन के अंदर हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर, तो उनको लेकर चलेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव हो या न्यूमेरिकल हो या हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, किसी प्रकार के जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व आउट करवाएंगे यहाँ पर आप लोगों के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला है, चार्ज है, करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, इन्हीं कई टॉपिक्स को पढ़कर विद्यार्थी रह जाता है। लेकिन विद्यार्थी को किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर से भी, इन चीज़ों का कंफर्मेशन तभी हो पाएगा जब उसके सामने आए हुए क्वेश्चंस ग्रुप डी में आए हों, चाहे रेलवे के एएलपी के अंदर आए हों, सीबीटी फर्स्ट के अंदर, चाहे जेई के अंदर आए हों, चाहे एनटीपीसी के अंदर आए हों। इन चैप्टरों के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ मैं आप लोगों को सामान्य सा परिचय देने वाला हूँ। सामान्य सा परिचय मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं, और उसके बाद अपन देन स्टार्ट करेंगे इसके एमसीक्यू, वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, विभिन्न एग्जामिनेशन रेलवे के तो लेके चलेंगे, साथ साथ में अपन जो डिफरेंट एग्जामिनेशन वो होती हैं सेंटर की या स्टेट लेवल की, डिफरेंट एग्जामिनेशन होती हैं, उनके भी क्वेश्चन हम इसमें कवर करके चलेंगे। ऐसा तो नहीं है जो रेलवे के अंदर कोई जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अदर कॉम्पिटिशन में नहीं पूछा जा सकता, या अदर कॉम्पिटिशन में जो पूछा गया है वो रेलवे में नहीं पूछा जाता। हमारा मेन मोटो रहेगा, पर्पज रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करें ताकि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास में सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेटा वैद्युत। एक होती है विद्युत, विद्युत नहीं, इसे बोला जाता है वैद्युत। वैद्युत जो होता है सामान्य तौर पर होती क्या है? ये वैद्युत बेसिकली इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर एक नैज गुण होता है। नैज गुण का मतलब होता है आंतरिक गुण, जो किसी इलेक्ट्रॉन की बहुलता या इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। कैसे साहब? कि आप लोगों ने जब आज तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब भी पढ़ा होगा, या करंट के बारे में पढ़ा होगा, या वोल्टेज के बारे में पढ़ा होगा, वोल्टेज और करंट डिफरेंट चीज है। इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज है, वोल्टेज अलग चीज है, करंट एक अलग चीज है। ध्यान रखना इस चीज का।
इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ रेशो ही जो कहलाता है वो करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर जो होता है वो वोल्टेज कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी सामान्य तौर पर एक हिसाब से देखा जाए तो चार्ज होता है। चार्ज मतलब आवेश, जिसके बारे में आप आवेश कहते हो। सामान्य तौर पर सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई वो फ्रैक्शन द्वारा जनरेट की गई। अगर आपसे कभी पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले किस प्रकार से या किस माध्यम से उत्पन्न की गई, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है घर्षण। किसका? घर्षण। और इलेक्ट्रिसिटी में घर्षण के दौरान ऐसा क्या हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई? घर्षण के दौरान क्या होता है, जब भी कोई दो चीजों को अपन रगड़ते हैं तो वो फ्रैक्शन करके या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जिस वस्तु के द्वारा भी उसको रगड़ा जाता है, जैसे सपोज कर लो मैंने इसको अपनी शर्ट के यहाँ पर रगड़ा, या फिर ये कोई ऊन का कपड़ा होता तो ऊन के कपड़े के साथ मैं इसको रगड़ता, या कोई ये रेशम का कपड़ा होता तो मैं रेशम के कपड़े के साथ रगड़ता, या बालों के साथ या मैंने इसको रगड़ा। तो ये क्या काम करेगा? या तो ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो मेरे बाल उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉनों को ये त्यागता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी ही पॉजिटिव को दर्शाती है, ध्यान रखना। तब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुई है। और अगर ये रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यहां पर अपनी मूल व्यवस्था का से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया है, दो ज्यादा आ गए हैं, तीन ज्यादा आ गए, तो भी ये चार्जिंग कंडीशन में दर्शाता है। चार्जिंग कंडीशन का पता कैसे लगाएंगे? जैसे कि अभी मैंने इसको रगड़ा नहीं और मैं अपने बालों के ऊपर या धूल मिट्टी के कणों के ऊपर इसको लेके जाता हूं तो इन पर कोई ये आकर्षण का बल नहीं दिखाता किसी भी प्रकार का। जबकि अगर हम लोग इसको सर पे रगड़ने के बाद, या स्केल जो होता है, स्केल बचपन में आप लोगों ने रगड़ा हुआ, या ड्राई हमारे जो हेयर होते हैं उनसे अगर रगड़ा जाए तो उसके ऊपर एक चार्ज स्टोर हो जाता है, धूल मिट्टी के कणों के ऊपर या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर, या फिर हम लोग किसी हमारे जो बाल होते हैं शरीर के उनके ऊपर अगर उसको लेके जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कहने का मतलब आकर्षण का गुण आया किससे? ये आकर्षण का गुण आया है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या हुआ रगड़ने के कारण, जिससे इसके अंदर या तो इसने इलेक्ट्रॉन मेरे बालों को दे दिया या बालों से इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। अगर इसने ग्रहण किया होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव कहलाता है। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। चाहे चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी कार्य करने की क्षमताएं बराबर होती है। ध्यान रखना इस चीज का। चार्ज चाहे कैसा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जितना वर्कआउट करने की कैपेसिटी रखता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी भी वर्कआउट करने की कैपेसिटी रखती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि जैसे कि सड़क पर बनाया हुआ ब्रेकर, मैंने सड़क पर खोदा हुआ गड्ढा या उस गड्ढे से निकली हुई मिट्टी से बनाया हुआ ब्रेकर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट कंडीशंस हैं, विपरीत स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो समान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना पोटेंशियल दोनों के अंदर है। पोटेंशियल मतलब कार्य करने की कैपेसिटी दोनों के अंदर है। ये ब्रेकर, इसकी कार्य करने की प्रकृति अलग होगी, तरीका अलग होगा, इसका वर्कआउट करने का तरीका अलग होगा, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कार्य करने की क्षमता दोनों के अंदर होगी। आप इसको पार करोगे तो भी आपकी एनर्जी खर्च होगी, अगर आप इसको पार करते हो तो भी आप लोगों की एनर्जी खर्च होगी। या फिर कोई भी हम लोग बाइसिकल से या फिर हम लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं तो दोनों पर ही एनर्जी ड्रॉप होती है और बराबर एनर्जी ड्रॉप होती है, बस कार्य करने की प्रकृति। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हम जो जनरेट करते हैं फ्रैक्शन के द्वारा, उनके अंदर दोनों के अंदर कैपेसिटी बराबर होती है, लेकिन कार्य करने की प्रकृति बराबर होती है, विपरीत होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखना, चार्ज अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ये चार्ज ही किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नेज गुण होता है। अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, अगर सपोज कर लो कोई छड़ है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस छड़ को, ये रेशम का कपड़ा है एक, इसे मैंने कहा रेशम का कपड़ा, इस रेशम के कपड़े से अगर
यहां पर कांच की छड़ को रगड़ा जाए, कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ ली बेटा, क्या ली मैंने, कांच की छड़, ध्यान रखना, कांच की छड़ अगर लेता हूं मैं, तो कांच की छड़ लेने के कारण इसके ऊपर जो चार्ज एकत्रित हो जाता है वो सामान्य तौर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कांच की छड़ पर ही पॉजिटिव चार्ज संचित हुआ है, जितना चार्ज कांच की छड़ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है उतना ही चार्ज आपको इस रेशम के कपड़े पर भी दिखा, वो भी कैसा, नेगेटिव, वो भी कैसा, नेगेटिव, क्योंकि कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहां चले गए, रेशम के कपड़े पर चले गए। तो सिर्फ चार्ज यही नहीं हुआ है, चार्ज यही नहीं हुआ है, चार्ज रेशम का कपड़ा भी हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है तो इस पर जो चार्ज है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज आ गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो, अगर दो इलेक्ट्रॉन आए तो 2 गुना चार, 3 आए तो 3 गुना, 4 आए तो 4 गुना। इसका मतलब टोटल चार्ज इस पर कितना आया है या इस पे कितना आया है, इसको निकालने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन आए, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज की वैल्यूएशन। ध्यान रखना है चीज, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है तो ध्यान रखना, ये चार्ज यहां पर आया है या यहां पर आया है, ये चार्ज किसके कारण आया है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेज गुण होता है। इट्स मीन, एक चीज अच्छी तरीके से ध्यान रखना, चार्ज चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नेज गुण, इलेक्ट्रॉन का नेज। अब सब आप कहोगे सब नेज गुण क्या होता है, आप कहोगे नेज गुण क्या होता है। अब नेज गुण की जब बात की जाती है तो नेज गुण उसे कहते हैं जो जिस गुण के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व संभव ना हो। नेज, आज मेरा नेज गुण है मेरी आत्मा, मेरा नेज गुण है मेरी आत्मा, मेरा नेज गुण है मेरा शरीर, अगर मेरा शरीर नहीं होता तो मैं नहीं होता, मेरी आत्मा नहीं होती तो मैं नहीं होता, नेज गुण है ये, इसको मैं त्याग नहीं सकता, जो है वो रहेगा ही, ध्यान रखना। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की आत्मा है चार्ज, इलेक्ट्रॉन की आत्मा है चार्ज, यानी वो नेज गुण है, उसको ना तो वो त्याग सकता है, ना ही कभी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इससे ज्यादा हो सकता है, ये फिक्स है, ना तो इससे कम होगा कभी, ना कभी इससे ज्यादा होगा, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकलता है, ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं। अगर इससे निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वो संसाधन है जिसके द्वारा चार्ज एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफर होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कभी भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हुआ है, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो चार्ज को कौन लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज को कौन लेकर आता है, इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। कभी भी एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी प्रोटॉन ना तो ग्रहण किया जाता है ना त्यागा जाता है, ध्यान रखना, ना तो प्रोटॉन ग्रहण किया जाता है ना त्यागा जाता है। जैसे कि मैं आपसे 100 रुपए लेता हूं, मैं आपको 100 रुपए देता हूं, 100 रुपए दे रहा हूं या ले रहा हूं, तो अगर जैसे मैंने लिया तो मेरे ऊपर कर्जा ऑटोमेटिकली हो गया, मैंने दिया तो आपके ऊपर कर्जा ऑटोमेटिकली हो गया। तो ध्यान रखना, जिसे पर देते हैं वो ऋणात्मक हो जाता है, अगर वो लेता है तो वो क्या हो जाएगा, जो खुद ऋणात्मक हो जाएगा, अगर ले रहा है तो खुद ऋणात्मक हो जाएगा, अगर दे रहा है तो सामने वाला ऋणात्मक हो जाएगा, यानी जिसे को आप दे रहे हो वो ऋणात्मक हो जाएगा। मैंने किसी को ऋण दिया तो वो ऋणात्मक हो गया, अगर मैंने किसी से ऋण लिया तो मैं ऋणात्मक हो गया, समझ रहे बात। इट्स मीन इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो वो ऋणात्मक कहलाएगा, अगर अपन ने लिया या कि यानी किसी चीज ने ग्रहण किया तो वो ऋणात्मक कहलाएगा, ध्यान रखना। उस पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना चार्ज आएगा, 1.602, जो कि फिक्स चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यूएशन में अपन को कोई अंतर नहीं कर सकते, ना ही इसको बढ़ा सकते हैं ना ही इसको कम कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो और इसी चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसी चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत।
क्या? वैद्युत। अब आपसे कभी पूछा जाए वैद्युत का मात्रक क्या है, वैद्युत का मात्रक क्या है, तो आपको एम्पियर या वोल्टेज नहीं बोलना है, आपको एम्पियर या वोल्टेज नहीं, वो वोल्ट नहीं बोलना है। एम्पियर जो मात्रक होता है वो धारा का मात्रक होता है, वोल्टेज जो मात्रक होता है वो वोल्ट का मात्रक होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। हमको जो चीज समझनी है या जो चीज आप उनको कहना है इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है। छोटी सी बात करूं, चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है, और जिसकी यूनिट होती है क्या बेटा, कूलाम। क्या यूनिट होती है, कूलाम। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखो, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम। इसकी सबसे पहले जो खोज की थी एक वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था बेटा, क्या नाम था, वैद्युत की अगर सबसे पहले खोज की बात की जाए कि वैद्युत की खोज किसने की थी, तो वैद्युत की खोज करने वाला सबसे पहले जो वैज्ञानिक था बेटा, जिसका नाम बता दूं मैं आपको, थेल्स था। कौन था बेटा, थेल्स। अगर कभी आपसे पूछा जाए वैद्युत का खोजकर्ता कौन था, तो आपको जवाब देना है बेटा थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। और ये वैद्युत की खोज कब की गई थी, ये बेटा खोज की गई थी लगभग 600 ईसा पूर्व। कब खोज की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग 600 ईसा पूर्व इसकी खोज की गई थी। वैद्युत की खोज कब की गई थी, लगभग 600 ईसा पूर्व। इसके लिए भी इसने वही चीज अपनाई जो चीज अपन समझ रहे हैं। क्या चीज अपनाई, अगर इसकी खोज की तो इसने क्या किया, एक कैट स्किन से, कैट स्किन, कैट स्किन जानते हो बेटा, कैट स्किन क्या होती है, कैट स्किन होती है बिल्ली की स्किन। इस कैट स्किन से एक एबोनाइड की छड़ को रगड़ा। किसको रगड़ा बेटा, एबोनाइड की छड़ को। कैट स्किन से एबोनाइड, एबोनाइड का मतलब, एबोनाइड का मतलब अभ्रक। क्या, एबोनाइड यानी अभ्रक, ध्यान रखना। अभ्रक की छड़ को रगड़ा गया, और अभ्रक की छड़ को जब रगड़ा गया तो अभ्रक की छड़ से, अभ्रक की छड़ से कुछ कैट स्किन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर अभ्रक की छड़ के ऊपर ट्रांसफर हो गए। कैट स्किन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर किसके ऊपर ट्रांसफर हो गए, हाँ, तो ये अभ्रक की छड़ यहां पर अभ्रक, ये कैट स्किन जो थी, जो कैट स्किन हमने बोला, ये कैट स्किन से जब मैंने एबोनाइड की छड़ को रगड़ा, अभ्रक की छड़ को रगड़ा, एबोनाइड की छड़ को रगड़ा, तो एबोनाइड की छड़ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या पहुंच, क्या हो गए, इसके ऊपर पहुंच गए, ध्यान रखना। और इसके ऊपर जो चार्ज हुआ होगा बेटा, वो कैसा चार्ज हुआ होगा, फिर पॉजिटिव। कैसा, पॉजिटिव। और एबोनाइड की छड़ पर कैसा चार्ज हुआ होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज हुआ होगा। कैसा चार्ज हुआ होगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना, ये ऐसा गुण आ गया कि इसके ऊपर जैसे ही ये किसी धूल मिट्टी के कणों की तरफ लेके गया होगा तो इसके ऊपर क्या हो गया, वो कण आके चिपक गए होंगे, तो इसको ही इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। जैसे ही एबोनाइड पर आवेशन का गुण आ गया, आवेशन का गुण आ गया, तो इस आवेशन के गुण को ही कहा गया वैद्युत। और ये वैद्युत नाम कहां से पड़ा बेटा, ये वैद्युत नाम पढ़ने के पीछे भी एक स्टोरी है। वैद्युत को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। और बेटा इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को यूनान, ये कहां का रहने वाला था बेटा, थेल्स, ये यूनान का रहने वाला था। कहां का, यूनान। और यूनान का मतलब होता है ग्रीस। क्या होता है, ग्रीस भी बोलते हैं जिसे। तो यूनान की भाषा में एबोनाइड को इलेक्ट्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो बोला जाता है। यूनान की भाषा में एबोनाइड यानी अभ्रक को क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो बोला जाता है। तो इलेक्ट्रो से ही ये नाम पड़ गया क्या बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम पड़ गया, इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना इस चीज का। तो कैट स्किन, कैट स्किन को से जब एबोनाइड की छड़ को रगड़ा गया तो किसकी खोज हुई, इलेक्ट्रिसिटी की। यानी इसके ऊपर जो चार्ज आया, जो आवेशन का गुण आया, उसको ही क्या बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी। ये कब की बात है बेटा,
600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के, हाँ, ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व, है ना। इसे बोला जाता है ईसा पूर्व, और पश्चात को बोला जाता है ईसवी। पश्चात को क्या बोला जाता है बेटा? ईसवी। जो हम लोग कहते हैं ना, अभी क्या चल रहा है, जैसे कि 2024, तो 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 2024 साल पहले, उसमें 600 साल पहले और जोड़ लो आप लोग, तो तब की बात है ये कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज इसने की थी। लेकिन एक बात अच्छी तरीके से और बता दूं मैं आप लोगों को, कई बुकों में आप पढ़ोगे कि भाई वैद्युत का खोजकर्ता कई जगह ये नहीं दे रखा होता कि थेल्स, कई जगह आप लोग वैद्युत का खोजकर्ता, वैद्युत का खोजकर्ता थेल्स को ना मानकर माना गया बेटा किसे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसको? बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना गया, फ्रैंकलिन को माना गया है कई जगह। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कहते हैं ना कि कई चीज के बारे में पता लग जाता है तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किए इसके बारे में वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किए, और बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही इसीलिए वैद्युत का खोजकर्ता सामान्य तौर पर माना जाता है। वैद्युत का खोजकर्ता किसे माना जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो आप कह सकते हो आधुनिक वैद्युत का खोजकर्ता है ये। किसका? आधुनिक वैद्युत का खोजकर्ता, आधुनिक वैद्युत का खोजकर्ता, ध्यान रखना, खोजकर्ता बेसिकली किसको माना गया? हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। इन वैद्युत आवेश को ही वैद्युत कहा गया। दोबारा से सुन लो, आवेश को ही क्या कहा? वैद्युत। और वैद्युत के मात्रक की अगर बात की जाए तो वैद्युत का मात्रक क्या होता है बेटा? वैद्युत का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बेटा? वैद्युत का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम ही वैद्युत का मात्रक है, ध्यान रखना। वैद्युत का मात्रक क्या है? कूलाम। यानी कूलाम वैद्युत का मात्रक है, लेकिन वैद्युत का सिर्फ यही मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। वो क्यों होता है वो आपको पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि Q बराबर क्या होता है बेटा? I इंटू टी। क्या होता है? I इंटू टी। ये कूलाम नहीं, सिर्फ ये भी इसका वैद्युत का मात्रक होता है, I इंटू टी। ध्यान रखना, I इंटू टी मतलब एम्पियर सेकेंड। तो कूलाम के अलावा इसकी यूनिट बेटा एम्पियर सेकेंड भी होती है। क्या होती है बेटा? एम्पियर सेकेंड भी होती है, ध्यान रखना। एम्पियर सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है, किसकी? चार्ज की। और चार्ज की बहुत सारी यूनिट आप और भी देखेंगे, चार्ज की कई सारी यूनिट होती हैं। चार्ज का सबसे छोटी यूनिट होती है, चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज यानी वैद्युत की सबसे यूनिट छोटी, इसे वैद्युत भी कह सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकता हूं। इलेक्ट्रिसिटी की सबसे छोटी यूनिट अगर मैं बात करूंगा तो वो रहती है ESU। क्या रहती है बेटा? सबसे छोटी यूनिट, है ना, यूनिट ESU होती है, ESU। अब आप कहोगे साहब ये ESU क्या वाला है? ये ESU होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है बेटा? इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में वैद्युत स्थैतिक यूनिट, ESU। दिस इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या हिंदी में बोला जाता है इसे वैद्युत स्थैतिक इकाई। क्या बोला जाता है इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या विद्युत स्थैतिक इकाई, ESU बोला जाता है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, एक ESU में 3 गुणा 10⁹ कूलाम होते हैं। सॉरी, एक कूलाम में
1 कूलाम में 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होते हैं बेटा, है ना। 1 कूलाम में कितने ESU होते हैं? 3 गुणा 10 की घात 9। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए 1 ESU में कितने कूलाम होंगे, तो निकालने में कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हो। कितना होगा बेटा? अगर मैं 3 का भाग दूंगा किसके अंदर, इसमें, तो 0.33 आएगा। कितना आएगा? 0.33। और 10 की घात ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? -9। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? कूलाम। क्या आ जाएगा? कूलाम, राइट। ये क्या आ जाएगा बेटा? कूलाम। यही होगा। और अगर मैं इसको कहना चाहूं तो ऐसे भी कह सकता हूं, 3.33 गुणा 1 0 और बढ़ा देना, 10 की घात -10 कूलाम। क्या कह सकता हूं? 10 की घात -10 कूलाम भी इसे बोला जा सकता है, राइट। क्या बोला जा सकता है? 10 की घात -10 कूलाम भी इसे हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? ये सबसे छोटा यूनिट इसे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बेटा? सबसे छोटा यूनिट। लेकिन जब पूछी जाती है कि भाई आवेश का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, आवेश की सबसे बड़ी यूनिट की बात की जाए, आवेश यानी चार्ज, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा बताओ? अगर चार्ज के सबसे बड़े यूनिट की बात करूं तो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 96,500 कूलाम, ध्यान रखना। या फिर 96,486 भी कह सकते हैं, क्या नहीं, कूलाम। ध्यान रखना इस चीज का। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं। आपको बता दूं कि आवेश का एक और होता है कार्य बटे वोल्टेज। क्या होता है बेटा? कार्य बटे वोल्टेज। तो इसके अकॉर्डिंग आवेश का मात्रक कूलाम तो होता ही है, कार्य बराबर क्या होता है बेटा? जूल। तो जूल बटे वोल्ट भी इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा जहां कार्य लिखते हैं वहां वो एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो आवेश का एक और होता है ऊर्जा बटे वोल्टेज। क्या हो सकता है? ऊर्जा बटे वोल्टेज। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल भी होता है, और वोल्टेज का मात्रक वोल्ट भी होता है। ध्यान रखना। तो इसका मतलब यह है कि इसके कई सारे यूनिट आप बना सकते हैं, बहुत सारी यूनिट्स बना सकते हैं, और बहुत इजी चीज है। कल हम लोग इसके एमसीक्यू लेके चलेंगे बेटा। एमसीक्यू का मतलब है बहुत जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लेके चलेंगे, मतलब पिछले सालों के एमसीक्यू लेके चलेंगे। तो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो आज मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, और कल से हम इसके आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो के एंड में दोबारा से मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको कि जेई की वैकेंसी जा चुकी है। जेई का अगर इवनिंग बैच की बात करते हैं तो इवनिंग बैच आप लोगों का 4 बजे से बुधवार से स्टार्ट हो रहा है। और मॉर्निंग बैच की अगर बात करते हैं तो मॉर्निंग बैच 29 को स्टार्ट हो रहा है आपका 4 बजे से, जिसमें दोनों पार्ट्स होंगे, टेक्निकल और नॉन टेक। 8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोगों का नॉन टेक पार्ट्स होगा, और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जेई वालों के लिए टेक्निकल पार्ट्स होगा। टेक्निकल पार्ट्स अभी 2 ही घंटे लेके चलेंगे, ताकि क्योंकि पहले सीवीटी फर्स्ट होगा जिसके अंदर बेसिकली हमारा क्या आता है, टेक्निकल नहीं आता है। सीवीटी 2 के अंदर टेक्निकल आता है, लेकिन फिर भी हम लोग टेक्निकल लेके चलेंगे क्योंकि 100 नंबर का टेक्निकल पेपर होता है। सीवीटी 2 के अंदर टेक्निकल आता है, कंप्यूटर आता है, कुछ एनवायरमेंट वाली चीजें आती हैं, कुछ मैथमेटिक्स आता है। ये सारी चीजें आप लोगों के वहां पर आती हैं, ध्यान रखना। तो और लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप हमारे क्या कहते हैं ग्रुप डी वगैरह का कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो 29 को मॉर्निंग बैच है। मॉर्निंग बैच 29 को है, नया बैच 29 को स्टार्ट हो रहा है। या ओल्ड अभी बैच की बात करें तो अभी भी आ सकते हो आप लोग। जो पिछले 12 तारीख को स्टार्ट हुआ वो बैच चल रहा है, 12 जुलाई को बैच है, वो चल रहा है ऑलरेडी।
उस बैच में जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उस वो बाद में जाके शिफ्ट हो सकता है 29 वाले में। समझ रहे, अगर कुछ एक दो या दो टॉपिक उनका छूट जाता है तो वो शिफ्ट हो सकता है 29 वाले में। तो अभी कल भी आ सकते हो आप लोग, परसों भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बुधवार वाले को आते हो आप लोग, वेडनेसडे को आते हो, तो वेडनेसडे को 4 बजे एकदम फ्रेश बैच होगा। दिस इज अ फाउंडेशन बैच। ये एक फाउंडेशन बैच होगा जहां पर 1 ईयर के लिए रहेगा, 1 ईयर के लिए रहेगा, ध्यान रखना। तो फाउंडेशन बैच बुधवार को 4 बजे स्टार्ट हो रहा है, जेई का भी वेडनेसडे को स्टार्ट हो रहा है 4 बजे, ठीक है। तो जेई का, लेकिन जेई का टाइम रहेगा 2 बजे से रहेगा, 2 बजे उसमें टेक्निकल रहेगा। बाकी का अभी 4 बजे आना है वेडनेसडे को सेमिनार के दिन, बाकी का आप लोगों को आना है कब, 2 बजे से। जेई का बैच 2 बजे रहेगा, लोको पायलट का बैच 4 बजे से रहेगा, श्याम वाला बैच। लेकिन वेडनेसडे को जब भी सेमिनार होता है तो आप लोगों को अटेंड जब करना है सेमिनार तो वो 4 बजे ही अटेंड करना है। रेलवे का सेमिनार होगा आप लोगों का, जो फाउंडेशन बैच के तौर पर रहेगा। अगर टारगेट बैच की बात करते हैं तो वो सुबह आप लोगों का 7 बजे 29 को स्टार्ट हो रहा है। 29 को 7 बजे से लेकर उसका टाइम रहेगा 1-2 बजे तक। और अगर नॉन टेक करते हो तो उसका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों का रहने वाला है बेटा कब, सुबह 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक, राइट। तो दोस्तों वेलकम श्री राम टेक्निकल क्लासेज में, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप लोगों को बैचेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑनलाइन भी जो परचेज करना चाहता है तो ऑनलाइन परचेज कर सकता है। श्री राम टेक्निकल क्लासेज का बैच डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और वहां पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी कल, गुरु पूर्णिमा, और आज हमारे सावन का फर्स्ट सोमवार है। इट्स मीन आप लोगों का यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, तो इस डिस्काउंट का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ताकि आप लोग, और वैलिडिटी सभी कोर्सों की कितनी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।